नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े साहब ने शरद बोबड़े साहब ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके चलते अब लोग उनसे बोल रहे हैं कि आप अपनी पोस्ट पर से रिजाइन करिए। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो और आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। एक्चुअली में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नाम क्या है? इसका नाम है आपका मोहित सुभाष चवन। ये पर्सन एम्प्लॉय है एट महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनी। इस मोहित सुभाष चवन के ऊपर इल्जाम लगे हैं अंडर पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, क्योंकि इसने एक बच्ची का रेप किया था। ठीक है ना। 18 साल से कम के किसी भी बच्चे के साथ कोई भी अगर किसी भी प्रकार का सेक्सुअल अब्यूज करता है, उसका रेप करता है, ठीक है। सेक्सुअल ऑफेंसेस में भी अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, तो ऐसे केसेस में उसके ऊपर जो प्रोसीडिंग्स लगेंगी वो पॉक्सो एक्ट की लगेंगी। और पॉक्सो एक्ट की प्रोसीडिंग्स इंडियन पीनल कोड से थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट मानी जाती हैं। इंडियन पीनल कोड में कौन से रेलेवेंट सेक्शंस हैं इस प्रकार के क्राइम से डील करने के लिए, वो भी मैं अभी आपसे बात करूंगा। तो इस केस की सुनवाई करते वक्त मोहित सुभाष चवन की बेल अपील पहुंची किसके पास? बोबड़े साहब के पास। और मोहित सुभाष चवन ने बोबड़े साहब से बोला कि देखिए, जब ये रेप हुआ था तो मैंने इस लड़की के साथ शादी करने के लिए विलिंगनेस जताई थी, बट उस समय पे उस लड़की ने शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद मैंने शादी कर ली। ये मोहित सुभाष चवन बता रहा है। अब जब ये लड़की 18 साल की हो गई है, फिर इसने मुझसे शादी करने को बोला तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझे आप बेल दे दो, मैं तो उस लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार था। तो यहां पे भाई कहीं ना कहीं बोबड़े साहब के ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने एट द फेस्ट उस पर्टिकुलर पर्सन से ये पूछा क्यों कि वेदर ही वुड मैरी द वुमन हु वुड एक्यूज्ड हिम ऑफ रेपिंग हर व्हेन शी वाज अ माइनर। एक्चुअली में हुआ ये, जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े साहब ने उस पर्टिकुलर पर्सन से, मोहित सुभाष चवन से पर्सन से पूछा कि भाई जब तुमने रेप किया था, क्या तुम रेप करने के बाद इस माइनर बच्ची के साथ शादी करते? ये बोबड़े साहब ने उस आदमी से पूछा। तो बदले में ये आदमी क्या बोल रहा है कि मेरी माँ ने तो उस बच्ची से पूछा था और उसके घर वालों से पूछा था कि शादी करनी हो तो मैं तैयार हूं शादी करने के लिए, वो तो उन्होंने मना कर दिया तो मैंने किसी और से शादी कर ली। मतलब इस प्रकार का वार्तालाप चल रहा है। एक पर्सन जिसको पॉक्सो के एक्ट के अंदर ट्राई किया जा रहा है, उसके साथ इस प्रकार के वार्तालाप का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। भाई तुम्हारे अगेंस्ट इतना बड़ा क्राइम है, तो अभी ये बात तो देखिए बिल्कुल सही है कि बोबड़े साहब जैसे स्टेचर का आदमी जो कि इतनी ऊपर बैठा है, वो इस प्रकार के क्रिमिनल से इस प्रकार की बात बोले तो सही नहीं है। हालांकि बोबड़े साहब को जिस हद तक क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप रिजाइन कर दो, आप ये कर दो, वो भी सही नहीं है। क्योंकि अभी अब आप जब आप हाई कोर्ट की और हमारे सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री देखोगे रेप केसेस को ट्राई करने की, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत कॉमन हो चुका है कि एक इंसान ने एक लड़की का रेप किया और बाद में उससे शादी कर ली अपने आप को उस रेप की सजा से बचाने के लिए। तो बोबड़े साहब ने यहाँ पे गलती कर दी कि उस आदमी से पूछ लिया कि जब वो बच्ची थी तो क्या तुम उससे शादी करते। बदले में पलट के वो आदमी बोल रहा है कि हाँ भाई मैंने तो शादी करने कहा था, उसी ने मना कर दिया। तो ये पूरा इशू उठ गया और इस इशू के उठने के बाद ये सारी चीजें सामने निकल के आ गई हैं। बोबड़े साहब को यहाँ पे काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कमला भसीन जी देखिए यहाँ पे क्या बोल रही हैं, काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यहाँ पे कमला भसीन जी ने भी इस्तेमाल किए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ओके, जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, स्पेशली जुडिशरी में चीज काम आएगी। जनरल स्टडीज पेपर 1 में रोल ऑफ वुमेन, देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज में चीज आपको काम आएगी। यहाँ पे वाई इन न्यूज, ये मैंने आपको बता दिया। पॉक्सो एक्ट क्या होता है, पॉक्सो एक्ट की जरूरत क्या है। इस प्रकार के केसेस जहां पे रेप हुआ और रेप के बाद उस पर्सन को, जिस लड़की का रेप हुआ, उससे शादी करा दी गई। तो बेसिकली ये और कौन कौन से ऐसे इंस्टेंसेस हैं इंडिया में, जज का डिलेमा क्या है और यहाँ पे बेसिकली जज को किस प्रकार से डिसीजन लेना चाहिए इस प्रकार के केसेस में, उसके बारे में यहाँ पे कुछ बातचीत करी गई है। हालांकि ये बातचीत मैं अपने मन मुताबिक लेके नहीं आ रहा हूँ, ये अलग अलग एक्सपर्ट्स के व्यू पॉइंट है, बस मैं उन एक्सपर्ट्स के व्यू पॉइंट्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ। फिर भाई ये लॉस्ट ऑनर वाला क्या चीज़ है कि हाँ भाई एक बार अगर एक लड़की का या एक लेडी का रेप हो गया तो सोसाइटी में जो उसकी इज्जत है वो चली जाती है। इस प्रकार के फ्लॉड कंसेप्ट क्यों इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, इस प्रकार के टैबूज इंडिया में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो बैकग्राउंड तो हम यहाँ पे देख चुके हैं। पॉक्सो एक्ट के बारे में बात की जाए तो 19 जून 2012 को एनैक्ट किया गया ये एक्ट। 2012 में इनेक्ट, इसका नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। लॉन्ग टाइटल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये एक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है। इन्फोर्स किया गया इसको 14 नवंबर 2012 को। इंडिया में पॉक्सो एक्ट की जरूरत क्या थी?
पहली बात तो इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन है चिल्ड्रन की। 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में 47 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं जो कि 18 साल से कम की उम्र पे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे आर्टिकल 21 ने क्या बोला है कि भाई प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बाय द स्टेट गारंटीड है। आर्टिकल 21 में सीधे सीधे चिल्ड्रन के बारे में नहीं लिखा है, बट आर्टिकल 21 की एक्सपेंडेड आप रीडिंग देखो तो ऑब्वियस ही बात है उसमें इन्फ्लुएंस बच्चों की तरफ भी है। और इंडिया ने साइन भी किया है यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। अब जब चिल्ड्रन के राइट इतने ज़्यादा सामने आ रहे हैं तो अगर चाइल्ड के अगेंस्ट कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो वहाँ पे उस बच्चे को या बच्ची को बचाना ज़रूरी है। तो ऐसे केसेस में एक नीड फेल्ट फील की गई एक अलग एक्ट की। और फिर 2012 में आया पॉक्सो एक्ट। क्या 2012 के पॉक्सो एक्ट से पहले इंडिया में ऐसा कोई एक्ट था जो कि बच्चों के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हो तो उससे बचाए? तो था, गोवा चिल्ड्रंस एक्ट 2003। अगर आप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात करो तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को इंडियन पीनल कोड के इन सेक्शंस में ऑलरेडी कवर किया गया है। इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 375 में है रेप, 354 में आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन और 377 में है अननेचुरल ऑफेंसेस। इन सब में कहीं ना कहीं सेक्सुअल ऑफेंसेस के अगेंस्ट सजा है, बट ये सबके लिए है। यहाँ पे बच्चों को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं किया गया है। अब इन सेक्शंस में प्रॉब्लम क्या है? सेक्शन 375 की प्रॉब्लम देखते हैं। पहली बात तो सेक्शन 375 सिर्फ पैनोविजाइलन इंटरकोर्स को रेप की कैटेगरी में लाता है और किसी चीज को भी नहीं लाता। पैनोविजाइलन इंटरकोर्स जो ट्रेडिशनल सेक्स होता है वो है, आप इंटरनेट पे सर्च मार लो, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो जो ट्रेडिशनली सेक्स करने का तरीका है उसको बोलते हो पैनोविजाइलन इंटरकोर्स। किसी भी और प्रकार का पेनिट्रेशन होता है तो उसको आप आईपीसी 375 के अंदर प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। आईपीसी 375 के अंदर प्रोसिक्यूशन तब होगा जब पैनोवेजाइलन इंटरकोर्स है। ये एक बहुत बड़ी प्रोसिक्यूशन मतलब केस चलाना। तो अगर आपने केवल पैनोवेजाइलन इंटरकोर्स किया है तभी अगेंस्ट आपके अगेंस्ट केस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है। उसके बाद ये मेल विक्टिम्स को भी प्रोटेक्ट नहीं करता। आर्टिकल 354 की बात करो तो आर्टिकल 354 में मॉडेस्टी नाम का जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। तो 354 में आपने आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमन तो कर दिया, पर मॉडेस्टी की मीनिंग की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है आईपीसी 354 सेक्शन के अंदर। 354 आईपीसी सेक्शन के अंदर देयर इज नो प्रॉपर स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ मॉडेस्टी। प्लस ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जहां पे पार्टीज कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं। तो मान लीजिए कंपाउंडेबल ऑफेंस का मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि एक छोटे से बच्चे ने एक दुकान वाले के शॉपकीपर के गले से जाके 100 रुपए का नोट चोरी कर लिया। उसको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। शॉपकीपर ने जाके कोर्ट में सजा फाइल कर दी कि भाई इसने 100 रुपए का नोट चोरी किया है। तो यहाँ पे उस बच्चे ने गलती की, कोर्ट में केस पहुंच गया, दोनों पार्टी ने सुलह कर ली कि चलो भाई बच्चा है, छोड़ दो इसको, इसने आपके 100 रुपए लिए, हम वापस कर देते हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार की मांडवली निगोसिएशन हो गया, पार्टीज ने आपस में सुलटा लिया, चीजें कॉम्प्रोमाइज हो गई। ठीक है भाई, छोटा बच्चा था, गलती होगी, तो कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अभी रेप को आप कंपाउंडेबल ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं ला सकते। एक वुमेन की मॉडेस्टी को आउटरेज करना आप कंपाउंडेबल ऑफेंस में नहीं ला सकते। तो कल की डेट में एक लड़की ने सजा फाइल की कि भाई मेरी मॉडेस्टी को ऑफेंड किया, और बाद में पीछे से कुछ डीलिंग हो गई कि हाँ भाई कुछ नहीं ऑफेंड किया, हम केस वापस ले रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में आप केस वापस नहीं ले सकते। कल की डेट में आपके ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा, ठीक है, फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ दूसरी पार्टी बोल रही इसने मर्डर नहीं किया तो हाँ भाई कंपाउंडेबल हो गया, केस खत्म कर दो। नहीं हो सकता भाई, अगर आपके ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा है तो प्रॉपर प्रोसिक्यूशन होगा आपका। समझ गए बात को? तो सेक्शन 354 के अंदर ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस था जो कि सही नहीं है। फिर आईपीसी 1860 के अंदर सेक्शन 377, यहाँ पे अननेचुरल ऑफेंसेस की बात की गई। अभी अननेचुरल ऑफेंस क्या है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इट ओनली अप्लाइज to victims penetrated by their attacker sex act and is not designed to criminalize sexual abuse। तो कोई पेनिट्रेशन का एक्ट हुआ है तो ही सजा दी जाएगी। सेक्सुअल अब्यूज किया गया है, किसी भी तरीके से परेशान किया गया सेक्सुअली, तो कोई सजा नहीं दी जाएगी। तो ये जो लेजिस्लेटिव एक्ट थे, कहीं ना कहीं अगर आप इनको चाइल्ड के पर्सपेक्टिव में देखो तो भाई उतने स्ट्रांग नजर नहीं आ रहे थे। इसलिए यहाँ पे एक अलग से रिफॉर्म लाने की जरूरत थी, एक अलग से एक्ट लाने की जरूरत थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट लाया गया। आपको मैं एक और बात बता दूं, आईपीसी 375 के अंदर, 354 के अंदर और 377 के अंदर जो सजा का प्रावधान है ना, उससे ज्यादा सजा दी जाती है पॉक्सो एक्ट के अंदर, ये भी याद रखिएगा। फिर देखते हैं कि भाई एक रेपिस्ट को अपने जिस विक्टिम का उसने रेप किया उसके साथ शादी करने वाले इंस्टेंसेस क्या है पहले। तो बिल्कुल भाई 16 जून 2020 को
एक केरला के एक्स प्रीस्ट रॉबिन वदकुमचेरी को कन्विक्ट किया गया कि आपने रेप किया है, लेकिन केरला हाई कोर्ट ने 16 जून 2020 को उसको 2 महीने की बेल दी। क्यों? क्योंकि जिस 16 साल की बच्ची का उसने रेप किया था वो अब 20 साल की हो गई, तो उससे शादी करने के लिए ये बेल पे गया बाहर। तो 16 साल में उस लड़की का इसने रेप किया और 4 साल बाद 20 साल की जब वो लड़की हो गई है तो 2 महीने की बेल लेके जा रहा है शादी करने के लिए। आप समझ ही सकते हो अब क्या हालात है। 24 जुलाई को उड़ीसा की हाई कोर्ट ने एक रेप अक्यूज्ड को बेल दी। किसके अंदर? उस रेप अक्यूज्ड के ऊपर पॉक्सो के चार्जेस लगे थे, ठीक है। तो जब उसने उस लड़की का रेप किया था वो एक माइनर थी, अब वो लड़की एडल्ट हो गई है, तो शादी करने के लिए उड़ीसा हाई कोर्ट ने इस रेप अक्यूज्ड को बेल दी, 30 दिन की इंटरिम बेल। फिर भाई एक विलेज में विलेज एल्डर्स और 14 साल की जो रेप सर्वाइवर के पेरेंट्स थे बरेली उत्तर प्रदेश में, उसने उस लड़की की शादी एक ऐसे मैन के साथ कर दी जिसके ऊपर इल्जाम था कि उसने रेप किया है, ठीक है ना। और रेप करने के बाद चूंकि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी 2017 में, तो उसने उसके साथ शादी करा दी गई। तो इस प्रकार के केसेस एक्चुअली में बहुत निकल के आ रहे हैं। एक इस प्रकार के केसेस और एक और केसेस हैं जो कि फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, ठीक है। फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी वाला केस क्या है कि भाई एक लड़के ने एक लड़की को वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा और उसके साथ टाइम स्पेंड किया और बाद में उसके साथ शादी नहीं की, तो लड़की ने जाके केस फाइल कर दिया कि भाई इसने मेरे साथ धोखाधड़ी की, ठीक है ना, और इसलिए मैं इसके ऊपर रेप के चार्जेस लगाती हूँ। तो फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी वाले केसेस भी बहुत सारे आ रहे थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का 2018 का डाटा ये बोलता है कि 12,568 ऐसे रेप केसेस थे फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी वाले। 2017 में ऐसे 10,553 केसेस थे। और यहाँ पे जब भी एफआईआर फाइल होती है, एफआईआर फाइल होने के कुछ महीने के बाद मांडवली हो जाती है। मांडवली दो प्रकार से होती है, या तो कुछ पैसे का लेन देन हो जाता है बैक एंड से, या फिर शादी हो जाती है कि हाँ भाई वो लड़की बोल रही थी कि इसने मेरा रेप किया है, ठीक है ना, मेरे को झांसा दिया है, तो लड़के ने बोला चलो ठीक है शादी कर लेता हूँ, 2 केस तो लड़ जाता है। या पीछे से कोई फाइनेंशियल डीलिंग हो जाती होगी। यहाँ पे जिसके ऊपर इल्जाम लगता है वो 3-4 महीने जेल की सजा काट के बाहर आ जाता है। तो एक इस प्रकार के रेप के केसेस और रेप के इल्जाम बहुत देखने को मिल रहे हैं। एक जो सबसे इसमें प्रिकैरियस कैटेगरी है वो तब है जब एक बच्ची का रेप हुआ जो कि 18 साल से कम की है और उसके बाद वो बच्ची इम्प्रेग्नेट हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई, देन दैट इज बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे स्टिग्मा एसोसिएट हो जाता है। एक लड़की जिसका रेप हुआ, उस रेप से उसके अंदर एक बेबी आ गया, वो प्रेग्नेंट हो गई, अब उस वुमेन का क्या होगा, उस वुमेन का ध्यान कौन रखेगा। इस प्रकार के स्टिग्मास अनफॉर्चुनेटली इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, और ये स्टिग्मा जब जज के सामने पहुंचते हैं तो लॉयर इन स्टिग्मास का बहुत प्रयोग करता है। लॉयर जज के सामने उसके फैमिली मेंबर्स को लाके खड़ा कर देगा, देखिए इसकी बूढ़ी माँ को, देखिए इसके बूढ़े बाप को, इसके भाई को, देखिए ये क्या कर पाएंगे, अरे ये आदमी इससे शादी करने को तैयार है, इससे शादी कर लो, इसका ध्यान रखेगा ये सामने। तो इस प्रकार के इमोशनल सेंटिमेंट्स, हालांकि जजेस कहीं ना कहीं इमोशनल नहीं होते, लेकिन देखिए एक जज के कटघरे में एक लड़की खड़ी है, उसके पेरेंट्स खड़े हैं, वो लड़का जिसने रेप किया उसके पेरेंट्स खड़े हैं, और सब बोल रहे हैं कि भाई हम शादी करना चाहते हैं, तो वो जज भी कैसे मना करेगा। वो जज बोलता है ठीक है कर दो शादी भाई। क्योंकि बात ये है कि कहीं से भी अगर एक लड़की का रेप हुआ है और किसी दूसरे ने रेप किया है, तो आप एक ये लॉ नहीं बना सकते कि वो लड़की उस लड़के से शादी नहीं कर सकती। रीजन बीइंग इंडिया एक डेमोक्रेसी है, एक लड़की के पास किसी भी लड़के से शादी करने की आजादी है, भले ही वो उसका रेपिस्ट रहा हो। इस बात का गलत फायदा उठा के द मैरी योर रेपिस्ट टू गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड चालू होने लगा है। कहीं ना कहीं विलेज काउंसिल्स में, हमारी फैमिलीज में, और कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी तक इस तरीके के बहुत से केसेस आने लगे हैं कि आपने रेप किया, बाद में आपने बोल दिया कि भाई मैं इस लड़के से शादी कर लूंगा, और आपको इस बेसिस पे छोड़ दिया गया या बेल दी गई। ओके। फिर जो हमारे रूरल इलाके हैं वहां तो हालात बहुत खराब है। वहां पे तो पंचायत रेप को एक छोटी सी गलती मान के उस आदमी को यह सजा दे देती है कि तुम इससे शादी कर लो। तो ये सब ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ये हमारे संविधान की जो बेसिक एसोस है, एक वुमेन की जो बेसिक डिग्निटी है, उसके अगेंस्ट ये सारी बातें जाती हैं। और कहीं ना कहीं इसके साथ हमारे दकियानुसी ख्यालात जुड़े हुए हैं कि अगर एक लड़की का रेप हो गया तो वो पूरी तरीके से स्टिग्मेटाइज हो गई, अब उसका क्या होगा, अब वो अच्छी लाइफ जी रही है या नहीं जी रही, इस प्रकार के स्टिग्मा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखता है कि अगर ये स्टिग्मा जुड़े हुए हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि जिस आदमी ने उसका रेप किया है वो उसको शादी करने के बाद उसे खुश रखेगा। अरे वो आदमी भी तो अपनी सजा से बचने के लिए उससे शादी कर रहा है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो शादी करने के बाद उसको अच्छे तरीके से रखेगा। क्या कोर्ट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि शादी के बाद कोर्ट इस बात को चेक कर सके कि लड़की वो खुश है कि नहीं है, एक अच्छी जिंदगी जी रही है कि नहीं है। तो इस प्रकार के स्टिग्मा में घुसने की जरूरत नहीं है।
एक इंडियन जज को किस प्रकार से एक्ट करना चाहिए ऐसे केसेस में, इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, इफ यू नो द अटैकर bring up the assault with them the next day because it will be surprising if you don't। अगर आपके अगेंस्ट कुछ गलत हुआ है तो आप अगले ही दिन गलत के अगेंस्ट आवाज उठाई, क्योंकि अगर आपने गलत के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई तो ये बहुत सरप्राइजिंग होगा कि आप इस प्रकार की कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था मोहम्मद फारूकी वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली में, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा क्या दे रखा है, नेवर बी ब्लैकमेल्ड इनटू बीइंग रेप्ड अगेन और यू विल बी शोइंग प्रॉमिस्कुअस एटीट्यूड ऑफ वॉयस टू मार्शल। मतलब अगर आपका किसी ने रेप किया और आप उससे फिर से शादी कर रहे हो, मतलब आप अपने आप को ब्लैकमेल करवा रहे हो फिर से रेप करवाने के लिए, जो कि आपको नहीं कहना चाहिए। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला था। तो इस प्रकार के बहुत से जजमेंट्स हैं जहाँ पे जुडिशरी ने एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट भी दिखाया है और कहीं ना कहीं हमारे देश के जजेस को इस प्रकार के प्रोग्रेसिव माइंडसेट को दिखाने की जरूरत है, ठीक है भाई। फिर पुलिस और कोर्ट्स ये जो एडवाइस करते हैं कि रेप सर्वाइवर्स को अपने रेपिस्ट के साथ शादी कर लेनी चाहिए, इस प्रकार की चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। इन चीज़ों को हराने के लिए कहीं ना कहीं एक रेप सर्वाइवर को जेंडर के बारे में, पैट्रियार्की के बारे में, कास्ट टेंशंस के बारे में ट्रेनिंग सेशंस देना ज़रूरी है। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के लॉयर्स और एनजीओस जो कि वुमेन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं उनका प्रोएक्टिवली आगे आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रकार का नियम कानून बना देना कि किसी पर्सन ने किसी लड़की का रेप किया तो वो पर्सन उस लड़की से शादी नहीं कर सकता, ये सही नहीं है। क्योंकि उस लड़की के पास हमेशा ये राइट है कि वो किसी से भी शादी कर सकती है इंक्लूडिंग हिज रेपिस्ट। तो उस लड़की की फ्री विल यहाँ पे प्रिवेल करना चाहिए कि वो एक्चुअली में क्या चाहती है। और 99.9999% केसेस में वो लड़की कभी भी अपने रेपिस्ट से शादी करना नहीं चाहेगी, अपने फैमिली प्रेशर में या खुद के डर के मारे या खुद के लेस कॉन्फिडेंस के मारे वो हाँ बोल दे, बट वो कभी मर्जी से हाँ नहीं बोलेगी। और ये हमारी जुडिशरी को इंश्योर करना है कि भाई एक फ्री विल यहाँ पे प्रिवेल करे। आप केवल गरीब इलाके में हो, आप एक गरीब महिला हो, ठीक है ना, आप लोअर कास्ट के हो या कोई भी आपकी वल्नरेबिलिटी की वजह हो, इसके चलते आप अपने परपेट्रेटर के सामने झुक जाओ, ये सही नहीं है। तो ये था इस आर्टिकल का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सेंसफुल सीखने को मिला होगा। जो भी मैंने आईपीसी के रेलेवेंट सेक्शंस बताए हैं, जो भी मैंने पॉस्को के बारे में इन्फॉर्मेशन बताई है, इसको याद रखिएगा। यूपीएससी मेंस में किसी और एग्जाम्स में काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।